Hello, good evening to all of you. Am I audible? My voice is audible to all of you. Okay, how's the Joes? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope everything is fine after a long time, huh? Thank you so much. पार्टी मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी पार्टी। कोटा होगे तब मिलेगी, है ना? अगर जोमेटो, अरे एक एक भाई भंडारा लगवाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, तो स्पेशल अलग से भंडारा होगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, पूछ रहे हैं सर पार्टी क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ये तो सरप्राइज है फिर। ना ना, बर्थडे बर्थडे नहीं है भाई। सर नाम क्या रखा है? नाम तो डिसाइड नहीं किया, तुम लोग बता देना सोच करके। वो तो हेडक्वार्टर ही डिसाइड करेगा, है ना? वैसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ भी नहीं आ रहा। इट्स बॉय और गर्ल? इट्स गर्ल, बेबी गर्ल। अभी तो रस मलाई रख दिया है। चलें फिर आगे बढ़े, आगे की चर्चा शुरू की जाए। होमवर्क वगैरह अप टू डेट कंप्लीट कर रहे थे आप लोग? ऑप्टिक्स जस्ट हम अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके थे और ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ था। उसके बाद सर ने कंटिन्यू किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। ठीक, और अभी तक आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉरी ऑप्टिक्स में तो कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ होगा मेरे जाने के बाद। O2 और जेईई मेंस में जो क्वेश्चन मैं देकर के गया था उसका डिस्कशन शायद नहीं हुआ। ओके ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक, मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। ऑप्टिक्स में जो भी अभी रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वो एक दो डिफेक्ट्स बचे हुए हैं, और उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट मेथड बचा हुआ है, उसे हम जल्दी से बाइंड अप करते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल चीजें, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी किए आपने, एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंबाइंड प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स को बाइंड अप करें एंड देन वी विल कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो जो भी होमवर्क है उसे मैं कल से कंटिन्यू करूंगा डिस्कशन में। ठीक है, मैं आज आपको बता दूंगा कि कल अपन लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो होपफुली ऑप्टिक्स आप सभी का बाइंड अप हो चुका होगा। आप लोगों का अभी कोई बैकलॉग है क्या? अब तो नहीं होना चाहिए यार, काफी लंबा समय हो चुका है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड हैं? एवरी वन ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड द शॉर्ट नोट्स? नहीं, जितना मैंने होमवर्क दिया था उतना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पूरी शीट कंप्लीट कर लेनी थी। जितना मैंने होमवर्क दिया था क्या उतना कंप्लीट है?
बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। चलिए शानदार। ये बताइए, रे ऑप्टिक्स की शीट में सारे सॉल्ड इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। वंडरफुल। नेक्स्ट एक और चीज मुझे जल्दी से बताइएगा कि आप लोगों ने उसमें जो थ्योरी दिया हुआ था उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हुए थे, क्या वो भी आपने कवर अप कर लिए हैं? कि लेंस को कट कर देते हैं, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, इस तरीके की कुछ चीजें लिखी हुई थी, क्या आप लोगों ने पढ़ा उस सभी चीजों को? बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए आगे बढ़े फिर। ऑल ऑफ यू आर रेडी? और मेहनत की थी ना भाई लास्ट 4 to 5 डेज में, बेइज्जती तो नहीं करा दी तुम लोगों ने मेरी? पूछना पड़ेगा सर से मिलके एक बार। मैं तो ये बोल के आया था बच्चे बहुत मेहनती हैं, आप तो उनको अच्छे लेवल के सवाल कराइएगा बस, सारे सवाल कर लेते हैं। मेहनत की थी ना भाई। ग्रेट, ओके। तो देखिए यहां पर हम डिफेक्ट्स ऑफ आईज में मायोपिया के बारे में चर्चा कर रहे थे। मायोपिया मतलब शॉर्ट या नियर साइटेडनेस, जिसमें हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फार पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी बना होकर के कहीं और पहुंच जाता है। या हम ये कह सकते हैं इस केस में हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इमेज जो फॉर्म करता है वो रेटिना से पहले ही कर देता है। मायोपिया में आप कौन सा लेंस यूज करते हैं? अगर मायोपिया के डिफेक्ट को आपको खत्म करना है जल्दी से बताइएगा, आप कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग क्या यूज करेंगे? वंडरफुल, आप इस केस में डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, और इसके बारे में हम ये चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हमने बात की थी किसकी? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसमें हमारा नियर बाय पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। एक जनरली हम नियर बाय पॉइंट 25 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन डिफेक्टिव आई के लिए ये जो नियर बाय पॉइंट है ये 25 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जैसे हो सकता है कि फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है, फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स ये नियर बाय पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर हो, तो जिसका ये वाला पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है उसके लिए हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम जनरली एज बढ़ने के साथ आती है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो आई उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि वो उस आई लेंस को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं जब तक आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम नहीं होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम नहीं होगी, ठीक। तो इसमें जैसे कि हमने ये देखा था, एक नॉर्मल आई में नियर पॉइंट ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और टर्म है प्रेस वायोपिया। देखिए ये चार्ट है, ये मुझे मिल गया था तो मैंने कॉपी कर लिया है। प्रेस वायोपिया, प्रेस वायोपिया मतलब जिन लोगों के साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स होती है, जिन्हें मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी। जैसे कि आपने देखा होगा आपके दादाजी के पास जो चश्मा होता है उसमें इस तरीके से नीचे की साइड में इस तरीके से लेंस लगा होता है। जब वो पास की चीजों को देखते हैं तो उस नीचे वाली लेंस से देखते हैं, दूर वाली चीज को ऊपर वाली लेंस से देखते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि दोनों तरीके के लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज भी होते हैं और कॉनकेव लेंसेज भी प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर इन दोनों के कॉम्बो की बात की जाए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के कॉम्बो की बात की जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ये जनरली प्रॉब्लम कब आती है, ओल्ड एज में। क्लियर है ये बात। आजकल तो वैसे हम वाई फोकल लेंसेज के अलावा और भी अलग अलग टाइप के लेंसेज आने लग गए हैं। आजकल प्रोग्रेसिव लेंसेज भी आते हैं, ठीक है, जो वाई फोकल का ही काम करता है, लेकिन उसमें दो अलग अलग लेंसेज नहीं होते हैं, उसमें वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। हाँ, एक और चीज है, लास्ट वन, एस्टिग्मेटिज्म। इस प्रॉब्लम में क्या होता है वो समझें। वैसे तो हम ये मानकर के सवालों को सॉल्व करते हैं कि हमारा आई लेंस का जो कर्वेचर है वो स्फेरिकल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो स्फेरिकल नहीं रहता। आप ये बात जानते हैं, इन केस ऑफ अ स्फेरिकल, हर डायरेक्शन में, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, आप एक पॉइंट से चाहे अलोंग द एक्स एक्सिस जाएं या अलोंग द वाई एक्सिस जाएं, आपको हर बार रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम मिलेगा, यस और नो। जैसे ये मान लीजिए कर्वेचर है, आप इस पॉइंट से चाहे ऐसे ऊपर की तरफ मूव करें, या फिर आप इस पॉइंट से अंदर की तरफ मूव करें, ये 3D में मैं मूव करा रहा हूं, आपको हर बार रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम मिलेगा अगर वो स्फेरिकल है। लेकिन जनरली कुछ आई लेंसेज में ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा सा उनकी शेप में डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसकी वजह से वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रहते, वो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल टाइप का हो जाता है। अब सिलेंड्रिकल होगा तो हर तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होगा। अब हर सरफेस का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा तो हर सरफेस के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ भी अलग अलग आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है, क्या ये डायग्राम आप सभी लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वाले केस में ये जो हमारा आई लेंस है ये परफेक्टली स्पेयर है। अगर ये परफेक्टली स्पेयर होगा ना, तो यहाँ पे एक ही फोकल पॉइंट होगा आपके रेटिना पर। लेकिन दूसरे वाले केस में ये जो शेप है, ये थोड़ा सा इसका ओवल शेप है। ओवल शेप होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा। अब आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ पर आपको एक फोकल पॉइंट नहीं मिल रहा, यहां से लेकर के यहां तक यू आर गेटिंग अ मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे जो रे टकराएंगी, सुनना ध्यान से फोकस करके, अलग अलग पॉइंट पे जो रेस टकराएंगी वो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होती दिखाई देगी। तो सभी का फोकल पॉइंट सेम नहीं हो, क्योंकि सभी का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग, इसलिए आपको यहाँ पे मल्टीपल फोकल पॉइंट मिलते हैं। जैसे आपने अगर कभी स्पेक्स बनवाए हो, तो जब आप जाते हैं तो वहां पे वो सिलेंड्रिकल एक्सिस आपने कभी नोट किया हो कि जब आप वो आपको वो पर्ची सी जो देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको जो चश्मा बनवाना है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, तो उसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज के एक्सिस के बारे में भी लिखा होता है। देखा है कभी आप लोगों ने, पढ़े लिखे होंगे तो देखा होगा शायद। तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट। This defect arises due to the fact that cornea is not perfectly spherical and has a different curvature for horizontal and vertical lying objects. Hence, objects in on direction are well focused, whereas objects in a perpendicular directions are not well focused. This defect can be corrected by using a cylindrical lenses. The cylindrical lenses are designed in such a way so as to compensate for the irregularities in the curvature of cornea. बड़ा भाई कुछ समझ आया क्या लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इस पे आपसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ऐसा नहीं है कि इस पे कोई रिसर्च होने वाली है और आपसे बहुत डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन पूछेगा। लाइक इंफॉर्मेशन अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छा रहेगा। बस आप दिमाग में ये रखिएगा कि इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस कैसी होती है, अबे सिलेंड्रिकल शेप का है तो सिलेंड्रिकल लेंस है, ये क्या मतलब हुआ भाई कि कैसी होती है। लेंस तो लेंस होता है, अगर आप किसी सिलेंडर से कट करके निकालेंगे तो वो सिलेंड्रिकल लेंस हो गया। ठीक है भाई, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि शीट या रेस में हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हम लोग कहाँ तक रेसेस डिस्कस कर चुके हैं एक बार बताएंगे आप लोग।
ऑप्टिक्स में 12 तक कर चुके हैं, ठीक है। सर ने भी कोई रेस होमवर्क में दी थी क्या आपको? 14 का डिस्कशन हो चुका है, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, मतलब 13 बची हुई है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। मायोपिक पर्सन is unable to see beyond the 10 meter. A myopic person is unable to see beyond the 10 meter. Find the power of the lens. Find the power of lens and its nature that should be used to correct the defect. बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही दे दिया, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यस, पावर क्या आ रही है? A myopic person is unable to see beyond the 10 मीटर, मतलब ये बात समझ आ रही है, इसका फार पॉइंट डिस्टर्ब हो चुका है, ये 10 मीटर से ज्यादा दूर की चीजें नहीं देख सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन ऑब्जेक्ट को अपने 10 मीटर पर रखें तो उसकी इमेज ये कहाँ पे बना दे? इंफिनिटी पे, क्या काम हो जाएगा हमारा? 10 मीटर पर रखने पर अगर उसकी इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी, काम हो जाएगा। तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बताइए यहां से क्या आ रही है आपकी वैल्यू? एक मिनट, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद, u और v की वैल्यू इंटरचेंज कर दी है ना। इंफिनिटी पर रखूं, मतलब सॉरी, जो 10 पर है इंफिनिटी वाला उसको 10 पे दिखाई दे, ये अभी सही है ना? u इंफिनिटी और v माइनस ऑफ 10, तो यहाँ पर मेरे पास फोकल लेंथ आ जाती है कितनी सॉल्व करने पर? -10 मीटर। तो पावर अपन लोग जानते हैं, पावर क्या होगी? 1/f। मेरे हिसाब से -0.1 डायोप्टर आ गया होगा सभी को, यस और नो? माइनस का मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? नेगेटिव पावर का मतलब है इट विल बी द कॉनकेव मिरर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट इसी प्रोफाइल पर। अ फार साइटेड has its, ये क्या हो गया भाई? हाँ हाँ, वो मिरर गलती से लिख दिया, वो लेंस है बेटा, बिल्कुल नोट कर लो इसको, ये लेंस है। बताइए, एक मिनट, हाँ भाई, फार साइटेड पर्सन, फार साइटेड पर्सन का मतलब क्या है? यहाँ पे लोगों को जनरली कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है फार साइटेड पर्सन मतलब वो दूर का नहीं देख पा रहा है, वो दूर का देख पा रहा है। इसको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है? बहुत बढ़िया, इसको हाइपरमेट्रोपिया है। फार साइटेड पर्सन हैज इट्स नियर बाय पॉइंट इज एट 60 सेंटीमीटर। इसका जो नियर बाय पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो चुका है,
वो 25 की जगह कहां पहुंच गया है, 60 पे पहुंच गया। तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, बताओ जल्दी से, पावर ऑफ लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट। डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए आराम से। जो ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है उसकी इमेज ये अगर 60 पे बना दे तो क्या काम हो जाएगा हमारा? सॉल्व करो फटाफट। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अगर u की वैल्यू हम 25 ले लें तो हमारे v की वैल्यू -60 आ जानी चाहिए। यस और नो? तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पे f निकाल लेते हैं, दैट इज व्हाट 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करने पर यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 300/7 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या निकालनी है, पावर। वी केयरफुल, फोकल लेंथ किस में दी है जल्दी बताओ, फोकल लेंथ मीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में दी हुई है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर 1/f इन मीटर लिखना चाहिए, या फिर इसी को लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय f इज इन सेंटीमीटर? यस और नो? तो जल्दी से बताइए, यहां से पावर आपकी कितनी आ जाती है, 7/3। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इसी के साथ डिफेक्ट ऑफ आइज भी हमारा कंप्लीट होता है। और अब हमारा यहाँ पर एक लास्ट छोटा सा सिंपल सा टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या आप लोगों ने इसको शीट से पढ़ा था क्या, एनी वन ऑफ यू? आप में से किसी ने पढ़ा हो? कुछ लोगों ने पढ़ा है, सिद्धार्थ, आर्यन, कुछ लोगों ने पढ़ा था, वर्तिका, पंकज। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम लोग, अच्छे बच्चे हैं भाई ये लोग। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट मेथड पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। सुने, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन कॉन्वेक्स लेंस की, सुनना ध्यान से, क्या बोला, अननोन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सुने, जैसे कि हमारे पास ये लेंस होगा, ये मैं लेंस को ऐसे सिंपल लेंस बना देता हूं। ये कौन सा लेंस है आपको समझ में आ गया होगा देख के, कौन सा लेंस है भाई? एकदम से रिदम नहीं बन पा रहा है, काफी लंबे ब्रेक के बाद क्लास हो। ये आपके पास स्क्रीन है, यहाँ पर ये है स्क्रीन, ठीक है भाई, और ये है आपके पास लेंस। कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हमने सपोज अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, ठीक, यहां पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं यहां पर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये डी है हमारा फिक्स्ड। इस डी को अपन लोग चेंज नहीं करते, मतलब ना तो हम स्क्रीन को मूव करेंगे ना हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, हमारा स्क्रीन और ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा। हम मूव करेंगे तो किसको मूव करेंगे, सिर्फ लेंस को मूव करेंगे। हम अपने लेंस को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जब हम अपने लेंस को मूव करेंगे तो क्या उसका ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस चेंज होगा? बहुत बढ़िया। हम क्या करते हैं, एक भाई साहब जो ठलुआगिरी कर रहे थे उनको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, और हमने कहा कि स्क्रीन को देखते रहो, जैसे ही स्क्रीन पे इमेज बन जाए हमें बता देना। हमने इस लेंस को धीरे धीरे ऑब्जेक्ट से दूर ले जाना शुरू किया,
जब हम इस लेंस को ऑब्जेक्ट से दूर ले जा रहे थे तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें क्या ऑब्जर्व हुआ वो सुने ध्यान से। हमें स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दी। क्या दिखाई दी बेटा? एक इमेज दिखाई दी। मान लेते हैं कि उस समय ये डिस्टेंस जो है वो था u। तो एक बात बताइएगा, उस समय v की वैल्यू क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूं v की वैल्यू d माइनस यू होगी? यस और नो? अब मेरा सवाल आपसे क्या है, अगला सुनिएगा। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये u की वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कितनी पोजीशंस हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेंगी तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने लेंस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। यस और नो? क्या हमें लेंस फॉर्मूला याद है? 1 अपॉन v एंड द वैल्यू ऑफ v इज व्हाट? d माइनस u माइनस 1 अपॉन u। लेकिन u की वैल्यू माइनस ऑफ u इज इक्वल टू 1 अपॉन है। क्या किसी को कोई तकलीफ? जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन रहा है? df इज इक्वल टू du माइनस ऑफ यू स्क्वायर, या इसी को सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बन रहा है यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या मैंने इक्वेशन सही लिखी है? प्लीज चेक इट। इक्वेशन सही है क्या? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, सौम्या जल्दी बताओ चेक करके, सही लिखी है मैंने? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना यार, यहां पर ये u में क्वाड्रेटिक बन रही है, बन रही है या नहीं बन रही है? इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स मिल सकते हैं, लेकिन वो कब मिलेंगे? मैथ्स के स्टूडेंट हो, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0। यस और नो? यहां से d कैंसिल आउट हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि d इज ग्रेटर देन 4f। d इज ग्रेटर देन 4f मतलब ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यही सवाल पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से इन विच सिचुएशन कैन वी कैलकुलेट द फोकल लेंथ, व्हाट शुड बी द कंडीशन? तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो गैप ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 4f नहीं होगा तो क्या आपको दो डिस्टिंक्ट रूट मिल पाएंगे? इक्वल में तो एक ही पोजीशन मिलेगी, वो तो समझ आ रहा है। इक्वल मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इक्वल में तो समझ आ रहा है, वो तो सीधे सीधे मिड पॉइंट मिल जाएगा 2f। हमें कम से कम दो पोजीशन चाहिए। अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा कि क्यों दो पोजीशन चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे दो रूट्स मिल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो ग्रेटर देन 4f। यस और नो? पक्का? ठीक है, तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि वो वैल्यूज हमें क्या मिल रही है? वो u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू बता। तो वो तुम जानते हो, ध्री सरा कौन सा रूल है वो? ध्री, मैं तो भूल गया, श्रीधराचार्य रूल, सॉरी, सही बोल रहा हूँ ना? तो जल्दी से बताइए, उस रूल का अगर यूज करें तो माइनस के b, तो दैट इज d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्या पहली वैल्यू ये मिल रही है? और दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? d प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4d। अब घबराना मत, ये सब याद मत करने लग जाना, मैं बता दूंगा कि क्या याद रखना। क्या ये दो वैल्यूज मिलेंगी? यस और नो?
एक काम करते हैं यार, ये बड़ा इतना बड़ा सा जो टर्म दिखाई दे रहा है हमें, इतने बड़े टर्म को कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखें इसको, तुम बताओ। इसको x लिख लेते हैं, ठीक है, x लिख देते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हो गया भाई ये सब, अगर हम इसको x लिख लें तो हम ये कह सकते हैं, देखना u1 की वैल्यू क्या आ रही है, d माइनस एक्स बाई टू, यस और नो। और u2 की वैल्यू कितनी आ रही है, u2 की वैल्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में अच्छा लग रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा देख करके डर लग रहा था मेरे को, t प्लस एक्स बाई टू। अभी सही है। अच्छा एक बात बताना मुझे, अगर ये u1 है तो पहले केस में v1 की वैल्यू क्या होगी, v1 की वैल्यू, क्या मैं कह सकता हूं v1 की वैल्यू d माइनस u1 होगी, यस और नो। और d माइनस u1 अगर करोगे तो, और u1 की वैल्यू ये रख दो d माइनस एक्स बाई टू, तो जरा देखना ये वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, क्या ये वैल्यू d प्लस एक्स बाई टू आ रही है। जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो वैल्यूज इंटरचेंज हो गई है बस। और यहाँ पे अगर मैं v2 की वैल्यू बात करूं, v2 की, तो तुम्हें समझ आ गया होगा वो क्या लिखोगे, d माइनस u2, तो उस वैल्यू को चुपचाप से लिख दोगे d माइनस एक्स बाई टू। समझो मैंने क्या किया है, पहले एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सपोज आपको जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिला वो 10 मिला, और इमेज का डिस्टेंस जो आपको मिला वो 30 मिला, u कितना मिला 10। जब इमेज कहां पे बन रही थी, 30 पे, मैं गारंटी से बता सकता हूं कि अगली बार दोबारा से इमेज स्क्रीन पे कब बनेगी, जब इमेज वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाए। मतलब जो पहले वाले केस में इमेज का डिस्टेंस है वो है 30, अगर दोबारा से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 हो जाए तो क्या इमेज 10 पे बन जाएगी। क्या वही चीजें हैं या नहीं है, यहाँ चेक करके बताओ जल्दी से। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, मतलब यहां से मेरे को कंक्लूड करके एक बात तो समझ आ गई कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 है तो डेफिनेटली मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो u2 के बराबर होगा, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 है तो मेरा इमेज डिस्टेंस u1 के बराबर होगा। इंटरचेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया बात, यस और नो। बस यही चीज याद रखना, ये तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देगा। अच्छा एक बात बताना मुझे, आपने लेंस को मूव करना शुरू किया, पहला पोजीशन मिला, उसके बाद दोबारा से मूव किया, तो पहला पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करने में आपको लेंस को कितना मूव करना पड़ा। मैं अगर आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, ये इंपॉर्टेंट है बोले, लेंस को कितना डिस्प्लेस करना पड़ा, तो आप कहेंगे कि लेंस को आपको u2 माइनस u1 डिस्प्लेस करना पड़ा। और u2 माइनस अगर u1 करो तो देखो ये वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ रहा है, d प्लस एक्स बाई टू माइनस d माइनस एक्स बाई टू। कितना आ रहा है, क्या ये वैल्यू x के ही बराबर आ रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस क्या x के बराबर आ रहा है। अब आप एक बात सोच करके बताओ, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, आप धीरे 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 लेंस को मूव कर रहे हैं, आपको पहली पोजीशन मिली, आपने रीडिंग नोट डाउन कर ली, आपने दोबारा से आगे मूव किया, दूसरी पोजीशन मिली जिस पर इमेज स्क्रीन पे बन रही थी, दूसरी रीडिंग को भी नोट डाउन कर दिया, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अगर बेटे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो आपको पता है ना वो डिस्प्लेसमेंट x है, और उसकी x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df, है या नहीं है। यहां से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। यहां से हमारे पास f की वैल्यू क्या आती है बेटे, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d। एक बात बताना, d क्या है, d क्या है, व्हाट इज d, जल्दी बोलो, d क्या है, क्या डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का, यस और नो।
बहुत बढ़िया। एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। जिसको डी और एक्स पता है, क्या वो एफ निकाल लेगा? क्या वो एफ कैलकुलेट कर पाएगा? अब समझ आया इसका नाम क्यों है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इफ समवन विल आस्क यू कि व्हाट इज द पर्पस, बताओ क्या बोलोगे? What is the purpose of a displacement method? To find the focal length of an unknown convex lens. इस स्टेटमेंट को लिखो भाई। डिस्प्लेसमेंट मेथड is used to find focal length of convex lens. Yes or no? अच्छा एक बात बताना, क्या ये डिस्प्लेसमेंट मेथड हमेशा वर्क करेगा? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वर्क करेगा जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 4f होगा। इट इज ओनली वैलिड इन दैट केस, क्योंकि इसी केस में आपको दो पोजीशंस मिलेंगी। अगर d की वैल्यू लेस देन 4f हुई तो आपको एक भी ऐसी पोजीशन नहीं मिलेगी लेंस की जिसके लिए इमेज कहां पे बने, स्क्रीन पर। यही तो मेन कंडीशन है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फॉर द second position of what object, image and object distances are interchanged. क्या ये बात सभी को समझ आ गई है भाई? क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, अगर d की वैल्यू 4f होगी तो एक ही पोजीशन मिलेगी, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, हम उससे फोकल लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा और डिस्कशन कर ही लेते हैं जब चर्चा चली रही है। पहले वाले केस में अगर मैं आपसे पूछता मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, तो आप बोलते भाई हाइट ऑफ अ इमेज अपॉन हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यही बोलते भाई। आप इस वैल्यू को क्या लिखते, v1 अपॉन u1, यस और नो। लेकिन v1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, u2 अपॉन u1, और ये वैल्यू क्या आ जाती है, d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, यस और नो। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले में आपसे मैग्निफिकेशन पूछता तो आप बोलते हैं हाइट ऑफ अ इमेज अपॉन ये, आप इसको क्या लिखते हैं, v2 अपॉन u2। लेकिन आपको पता है इस समय v2 की वैल्यू जो है वो u1 के बराबर होती, अरे होती या नहीं होती? क्या इस बार ये वैल्यू आपके पास d माइनस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स आ जाती? तो यहां से आपको एक और बात समझ आ रही होगी। सात्विक ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर हमें पहले से तो f पता नहीं है तो d कैसे सेट करेंगे? अरे ऐसे ही, और उसके बाद मैंने लेंस को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव किया और मुझे दिखाई दे गया कि मुझे को एक भी ऐसी पोजीशन नहीं मिल रही है जिसपे इमेज स्क्रीन पे बने। तो मैं को समझ आ गया ना कि जो वैल्यू तुमने 50 ली है 4f से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे जो दो इमेजेस बन रही है तुम्हारी m1 और m2, क्या तुम ये नहीं बोल सकते इनके करस्पॉन्डिंग जो भी मैग्निफिकेशन आएंगे वो वैल्यू 1 हो जाएगी, m1 इंटू m2? यस और नो? देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। बहुत बढ़िया। तो देखो यार, मैथमेटिक्स ज्यादा थी, काम की बात बता देता हूँ, एक बार आप लोग शीट से और पढ़ लीजिएगा। काम की मुद्दे की बात यही है, आप अगर याद रखना चाहें तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि मेंस लेवल पर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। इसके अलावा मैं तो कहूंगा जस्ट गो विद बेसिक्स। पहली और दूसरी जो पोजीशंस हमें मिल रही है
वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस में। इतने से आपके हर इस प्रोफाइल के सवाल बन जाएंगे। ओके, आपको जेईई मेंस की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिला भी होगा। अच्छा एक बात बताना, ये भी केस मैं बता ही देता हूं, केस नंबर 2। क्या अगर आपकी x की वैल्यू इक्वल टू 0 होती, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वही है ना भाई, डिस्क्रिमिनेंट यही तो था, x यही तो डिस्क्रिमिनेंट था। तो इस केस में आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस 4df को आप 0 कर दें, तो यहां से जल्दी से बताओ d की वैल्यू क्या 4f के बराबर आ गई। और इस केस में हमें एक ही पोजीशन मिलेगी जिसमें u1 बराबर u2 बराबर 2f होगा, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और केस नंबर 3, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, देन हम कहेंगे d इज लेस देन 4f, इट विल नॉट वर्क, नो पोजीशन, या हम कह सकते हैं वी विल नॉट गेट एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके लिए इमेज हमें कहां पे मिले, स्क्रीन पे मिले, नॉट अ सिंगल पोजीशन। क्या ये क्लियर है सभी को? तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो भी मैंने कवर कर दिया काफी लंबे समय से। मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स हमारी कब से चल रही थी, फरवरी से। फेब से लेके मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी आधा निकल गया, 28 फेब से चल रहा है भाई। हाँ, बीच में वो ब्रेक पड़ गया ना, इसके लिए थोड़ा इतना लंबा समय लग गया। वैसे इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, वैसे 3 हफ्ते में हो जाता है, वो बीच में एक ब्रेक हुआ, उसकी वजह से चीजें थोड़ा ऊपर नीचे हो गई। वैसे मैक्सिमम आपको एंथ्यूज में पढ़ाने में इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 वीक्स लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत टाइम लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इससे भी बड़ा चैप्टर पूरा अप्रैल जाएगा, मई भी आधा चला जाएगा। उज्जवल पूछ रहा है सर कॉनकेव में ऐसा कोई मेथड नहीं है। नहीं है बेटा, क्योंकि कॉनकेव कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाता, और हम स्क्रीन पे सिर्फ रियल इमेजेस को ही उतार सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता। तो इसी के साथ इसका हुआ दी एंड। थैंक यू सो मच इतने लंबे समय तक। लेकिन पता है ये चैप्टर कंटेंट वाइज इतना लेंथी नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा चीजें बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। एक बार पावर कैलकुलेट करना सीख गए तो लेंस के सारे क्वेश्चन या कर्व्ड मिरर सॉरी कर्व्ड सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन लगभग सारे हो जाते हैं। चैप्टर कहने के लिए लेंथी है, वैसे इतना ज्यादा कोई लेंथी है नहीं। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यहां तक ये सर ने पढ़ाया था, कूलम्स लॉ सर पढ़ा चुके हैं। ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, है ना। इसी के मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक, काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल की क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंटीग्रेशन का यूज हुआ है और आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई हो और आपको समझ में नहीं आया हो, तो परेशान मत होना। मैं आपको बता देता हूं कि जो ये सर ने जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस लिए हैं, इसी प्रोफाइल के सेम क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मिलेंगे। जहां जहां पे ये इंटीग्रेशन हो रहा है ना,
ये रिंग के केस, सेमी सर्कुलर रिंग, हो सकता है कि पहली बार आपने पढ़ा हो तो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट देख करके आप में से कुछ लोग घबरा गए हों, तो घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें फिर से रिपीट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से आएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपके लिए कुछ नया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, और मैं अभी इस पे कुछ प्रोफाइल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक, कूलम्स लॉ में, उसी पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्क्रीन कैसी रखें, व्हाइट या ब्लैक? इस पर ब्लैक रख लेते हैं, काफी लंबा समय हो गया व्हाइट पे। ब्लैक रखेंगे अब, ठीक है, और लाइट कलर्स का यूज करते हैं। ऑप्टिक्स में क्या था, रेज ज्यादा बनानी पड़ती थी, यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, पहले तो इसको तुम पढ़ लो, इसमें तो ये लिखा हुआ ही है। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? देखिएगा भाई, क्वेश्चन को मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर क्या है कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं। पॉइंट बोलने का मतलब जिनके डायमेंशंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, पॉइंट, ठीक। और यहां पर ये जो दो आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है। कैसी स्ट्रिंग्स हैं? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, या हम कह सकते हैं थ्रेड है, धागे हैं, ठीक। यहां पर हमारे साथ दोनों का मास अभी हमने सेम लिया है और दोनों का चार्ज भी सेम है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों पार्टिकल्स का चार्ज और मास सेम है, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है। जब हम लोगों ने इनको आराम से रेस्ट से इस तरीके से होल्ड किया, तो किसी थीटा एंगल पर जाकर के ये इक्विलिब्रियम में है। बोथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय द इंसुलेटिंग थ्रेड। हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एल, एम, क्यू एंड थीटा। हमें ये बताना है कि अगर ये गिवन सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एल, एम, थीटा, क्यू में क्या रिलेशन होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बहुत बढ़िया, अनन्या ने बता दिया है। लेट्स सी, और लोग वेट करते हैं कौन कौन बताएगा। सॉल्व करें कि एक काम करिए, आप किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। आप एक काम करिए, जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा लेट्स सी, देखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हमें राइट साइड में दिखाई दे रहा है, क्या इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना ले? इस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो कि इसके ऊपर लग रहे होंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ एक इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक mg होगा, और एक टेंशन होगा? यस और नो? और हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वर्टिकल के साथ, ये थीटा हो। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? अब एक बात बताइएगा, क्या हम यह कह सकते हैं कि टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो mg को बैलेंस करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे किसको बैलेंस करेगा? fe को बैलेंस करेगा। मतलब यहाँ पे t साइन थीटा
और ये वाला कंपोनेंट जो है दैट इज व्हाट टी कॉस थीटा। तो हम कहेंगे कि टी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर, और टी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या क्लियर है ये बात सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा बराबर एफ ई बाय एम जी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। अब देखिएगा व्हाट इज एफ ई, क्या आप एफ ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एफ ई क्या है? एक चार्ज पार्टिकल जो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। एफ ई की वैल्यू हम जानते हैं। क्या हम जानते हैं भाई? कूलम्स लॉ आप सभी ने पढ़ा है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज आर? आर होगा डिस्टेंस। जल्दी से बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस इज एल साइन थीटा। क्या ये डिस्टेंस भी एल साइन थीटा है? तो हम यहां पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये समझ आया सभी को? यस और नो? पक्का? तो जरा देखिएगा यहां पर इसी एक्सप्रेशन में मैं थोड़ा सा फर्दर आगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। tan थीटा बराबर एफ ई 1/m(g). एफ ई का वैल्यू क्या लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर, क्या आया था भैया एक्सप्रेशन, डिवाइडेड बाय 2l। इसको एक्सपेंड कर दें अगर तो क्या बन जाएगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? यहां तक देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको वैसे भी देख करके समझ में आ रहा होगा। क्या कुछ याद करना है क्या? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला याद करने का ट्राई किया है? नहीं भैया, कुछ भी याद नहीं करना। जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, जस्ट गो विद बेसिक्स। सवाल आएगा, ड्रॉ करेंगे, पता कर लेंगे। अब मैं बता देता हूं, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कि ये रिलेशन बता दो। ये आपसे रिलेशन थोड़ा ना पूछा जाएगा। क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इन सारे पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर मिसिंग होगा। हो सकता है कि वो थीटा मिसिंग कर दे, हो सकता है वो मास मिस कर दे, हो सकता है वो चार्ज मिस कर दे, हो सकता है वो लेंथ मिस कर दे। तो कोई भी एक डेटा मिसिंग होगा। क्या आप उसे इस तरीके से सॉल्व करके यहां तक करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया। ये किसने बोला कि मास तो नेग्लिजिबल है? क्यों भाई प्रखर रवि, ये कहां लिखा हुआ है कि सर मास नेग्लिजिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉइंट मास का मास नहीं हो सकता है? पूरी मैकेनिक्स तुमने पढ़ी है बेटा, पॉइंट मास का ये किसने तुम्हें बताया कि मास 0 होता है? वाह भाई वाह, पूरी मैकेनिक्स में तुमने सारे पॉइंट मासेस पढ़े थे, क्या उनका मास 0 लेते थे? पॉइंट मास का मतलब है कि उसके डायमेंशंस नहीं है, या हम ये कह सकते हैं उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। पॉइंट मास का मतलब मास 0 नहीं होता है। पॉइंट मास का मतलब होता है उसका रेडियस ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होगा, या डेंसिटी विल बी हाई। इसी क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका बताना चाहूंगा। क्या आप लोग देखना चाहेंगे? ये पहला सवाल हमने इसको किया फोर्स एनालिसिस से। कैसे किया बेटा? फोर्स एनालिसिस। क्या एक और मेथड बताऊं? सेकंड मेथड, टॉर्क एनालिसिस। एक बात बताओ, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो क्या इस पे नेट टॉर्क 0 होगा? अरे इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होगा, यस और नो? और किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा? क्या हर पॉइंट के अबाउट 0 होगा? तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर जैसे कि मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं और ये इस तरीके से रस्सी से बंधा हुआ था, यहाँ इस पे यहां लग रहा था Fe और यहां लग रहा था Mg और ये था थीटा। मान लीजिए ये जिस पॉइंट पर सस्पेंडेड है उस पॉइंट को मैंने O बोला। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं क्या पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, यस और नो?
अगर पॉइंट ओ के अबाउट हम टॉर्क देखें तो दो फोर्सेस का टॉर्क आएगा, एक तो एफ का टॉर्क आएगा और दूसरा एमजी का टॉर्क आएगा। आप समझ पा रहे होंगे जब भी हम टॉर्क लिखते हैं तो हमें वो लेंथ लिखनी होती है जो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर। क्या बात कर रहे हैं? तो जल्दी से बताना, अगर मुझे पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है तो ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ है बेटा एल कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ दिस इज एल साइन थीटा। तो जल्दी से बताइए, पॉइंट ओ के अबाउट अगर मुझे टॉर्क जीरो करना है तो एफ ई के टॉर्क को क्या लिखूंगा? क्या मैं एफ ई इंटू एल कॉस थीटा लिख सकता हूं? और mg के टॉर्क को क्या लिखूंगा? माइनस की mg इंटू एल साइन थीटा, और इसको क्या कर दूं मैं? जीरो। चेक करिए क्या आप उसी रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं? क्या यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू एफ ई बाय एम जी मिल गई है? देखिए इसके आगे फिर से आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि यू विल सॉल्व बाय द फोर्स एनालिसिस, आप टॉर्क एनालिसिस का भी यूज करें। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखना, इसी का मैं एक बी पार्ट आपसे पूछना चाहूंगा, ये बहुत यूज होता है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये क्वेश्चन में मेंशन है, इसी का बी पार्ट है कि जो थीटा है, थीटा क्या है? वो थ्रेड ने वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बनाया है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन फाइंड आउट द डिस्टेंस between the point charges at equilibrium. Sir, can you tell the direction of torque here? No, sorry, I don't need to tell the direction of torque, क्योंकि टॉर्क का सेंस होता है बेटा, और तुम सेंस खुद से सोचो। राइट हैंड रूल, if theta is very small then you have to find the distance between the point charges at the equilibrium. बताइए भाई क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? सोचिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे ये जो दो पॉइंट चार्जेस है ना, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। सपोज इस डिस्टेंस को अपन लोग x बोल देते हैं, तो आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है बेटे। एक बात बताना, ये डिस्टेंस कितना होगा? x/2। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? साइन थीटा की वैल्यू जल्दी से सोच के बताओ। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे x/2l बोल सकते हो? लेकिन अगर बेटे थीटा बहुत स्मॉल है तो क्या मैं साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूं? तो अभी तुमने ऊपर ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे निकाला था, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं साइन थीटा सॉरी टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिख दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ? अगर उसी एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता? क्या साइन क्यूब थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर अपॉन mg? सोच के बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? देखो ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको ऊपर लेकर के आ गया, और टेन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, तो ये साइन क्यूब थीटा बन गया। यस और नो? चेक करो इस एक्सप्रेशन को, यहां से उठा के इसको इधर ले आए बस। अब एक बात बताओ, मुझे x निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्चुअल मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स। साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे हम यहाँ से?
x बाय 2l का क्यूब बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इंटू एम जी। क्या इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं? एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आ रही है? 8 आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बनेगा 2l के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ भाई? x बराबर 2l के क्यू स्क्वायर बाय एम जी की पावर 1/3। हवा नहीं लगी होगी, पसीने निकल गए भाई लोगों के, बैकफुट पे चले गए, बैकफुट पे। जिंदा हो? ये 5 फीट नीचे चले गए। अब आपको क्या लगता है क्वेश्चन पूछने वाला आपसे इस प्रोफाइल का क्वेश्चन पूछेगा? नहीं। पता है वो क्या करेगा? वो आपसे ये पूछेगा कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो ये बताओ कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है ना, वो एल के किसके प्रोपोर्शनल होगा? एल की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा? क्यू की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा? इस तरीके के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे। तो उसके लिए आपको सही एक्सप्रेशन तक पहुंचना जरूरी होगा। अगर आप करेक्ट एक्सप्रेशन ड्राइव कर पाए, जब वहां तक पहुंच गए, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि अगर मैं लेंथ को 4 टाइम्स कर दूं तो डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं मास को हाफ कर दूं तो क्या पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ये बात शायद समझाने की जरूरत है। क्या बहुत ही सिंपल है। बस मैंने ये बात आपको इसलिए भी बताई है कि इस तरीके के अप्रोक्सीमेशंस कभी कभी लिए जा सकते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। अगला सवाल करें भाई। इस बार अपन ने थोड़ा सा चेंज किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा। ये एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, ये मास m1, चार्ज q1, ये मास m2 और चार्ज q2। ठीक है। अब सुनना, इफ m1 बराबर m2 है एंड q1 इज ग्रेटर देन q2 है, तो तुम्हें बताना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, थीटा 1 बराबर थीटा 2, एंड द डी पार्ट, जो कि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा होगा, डेटा इज इनसफिशिएंट। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो? मैं वही सोच रहा, पहली बार में इतने इंटेलिजेंट कैसे निकल गए, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, मेरे जाते इतने पढ़ने कैसे लग गए, पहली बार में सही कैसे दे दिया ये। रेस में था ये क्वेश्चन। ओके, फिर तो ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि टेन थीटा की जो वैल्यू थी, टेन थीटा की वैल्यू क्या थी? एफ ई बाय एम जी। यस और नो? और देखो चार्ज कितने, किसी पे कितना भी रहे, जितना एफ ई इस पे ये इधर लगाएगा एक्शन रिएक्शन, उतना ही एफ ई इधर लगेगा। एफ ई दोनों पे बराबर ही होगा। जब एफ ई दोनों पे बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट। चलिए, ये तो हो गया भाई तुम लोगों से पहली बार में। इसी का अगला पार्ट है, इफ m1 is greater than m2 and
Q1 बराबर Q2, अब कौन सा सही होगा? अगर M1 M2 से ज्यादा है देन अक्षय बोल रहा है अभी भी इक्वल होगा। ना ना ना, अभी इक्वल नहीं होगा, सोचो भैया। जो मास हैवी होगा वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ऐसे सोचो। ये ऐसे थे, M1 अभी M2 से ज्यादा है, तो जो मास ज्यादा होगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर वो नीचे आ गया तो θ1 कम हो जाएगा लेकिन θ2 बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये वाली सिचुएशन है तो इस केस में अपन लोग ये कह सकते हैं कि भारी वाला मास नीचे होगा और हल्का वाला मास ऊपर होगा। मास पे तो डिपेंड करेगा बिल्कुल, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा लेकिन मासेस पे डिपेंड करेगा। समझ आया? अच्छा एक और बात, तीसरा केस, अगर M1 ग्रेटर देन M2 होता और Q2 लेस देन Q1 होता तो क्या बोलते? नहीं उल्टा, एक मिनट एक मिनट, Q ये Q1 इज लेस देन Q2 होता तो क्या बोलते? अब आपका क्या बोलेगे? डेटा इनसफिशिएंट? कौन है जो ये कह रहा है कि डेटा इनसफिशिएंट होगा? कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर डेटा इनसफिशिएंट है। नहीं भाई, चार्ज कुछ भी रहे, Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा उसमें तो वैसे भी K Q1 Q2 आता है ना। किसी एक का चार्ज थोड़ा ना होता है, दोनों बॉडीज के चार्जेस होते हैं। तो ये θ1 θ2 चार्ज पे डिपेंड कर रहा है या मास पे डिपेंड कर रहा है? ये मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस का भी आंसर पता है क्या आएगा? बॉम्बे ही आएगा। जो हैवी मास है वो नीचे आ जाएगा, चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सिंपल सा क्वेश्चन और देता हूं, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन। हमारे पास इस तरीके से दो चार्ज पार्टिकल हैं बेटा। एक्चुअली में क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लस था और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ माइनस था। तो आपको ये तो पता है, ये नेचर का लॉ है भैया, कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से थोड़ा सा करीब आ गए एक दूसरे के। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। बोथ ऑफ द चार्जेस हैव अ सेम मास। दोनों ही चार्जेस के जो मासेस हैं वो भी क्या है? सेम। ठीक। रस्सी की लेंथ हमें L दी हुई है और ये जिन पॉइंट्स पे सस्पेंडेड है ना, ये गैप हमें D दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? D। क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? तुम तो बस मुझे वैल्यूज मत बताओ, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन। मुझे ये बताओ, इन जितने भी ये नोन वेरिएबल्स आपको दिए इनके बीच का क्या रिलेशन होगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन, कौन कौन दिख रहा है तुम्हें? L, D, M, Q एंड थीटा। बताओ। हाँ, अगर कभी भी चार्जेस के बारे में ये ना बताया जाए कि वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा उसे पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव लोग। मुझे जल्दी से बताओ क्या रिलेशन आ रहा है इसमें?
देखो सब कुछ वैसा ही है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको साफ साफ वो जो फॉर्मूला बताया था वो यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ एफ ई, ये एम जी, और यहाँ पे होगी टेंशन जो कि तुम मुझे दे रहे हो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ, क्या मैं यहाँ भी वही सारी इक्वेशन सेम लिख सकता हूँ क्या? क्या यहाँ पर भी मैं टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी आ जाएगा? यस और नो? इसलिए मैंने बोला था उस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं एफ ई की वैल्यू लिख पाया तो मेरा काम हो जाएगा। अब एफ ई की वैल्यू कैसे लिखेंगे? आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं भाई, एक बात बताना, क्या ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? एल साइन थीटा होगा। और ये डिस्टेंस बताइए कितना होगा? क्या ये भी एल साइन थीटा होगा? अब आप खुद सोचिए, आर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर में आर क्या होता है? उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे वो डिफरेंस जो है वो कितना लिखेंगे? बताइए जल्दी, आर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? क्या आपको समझ आया कैसे डी से रिलेट करना है? क्या वो डी माइनस टू एल साइन थीटा लिखेंगे? यस और नो? कुछ स्टूडेंट्स इसी चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मुझे उम्मीद है अभी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जब हम टेन थीटा बराबर लिख रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एम जी इंटू एफ ई की वैल्यू क्या लिखेंगे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? जल्दी बताइए, आर की वैल्यू कितनी आई आपकी? बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल, डी माइनस टू एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द वे। देखिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की तो बात कर ही नहीं रहा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ रहे हैं? सवाल आएगा, वैल्यूज आएंगी, पुट कर लेना, आंसर निकाल लेना। सर एक माइनस भी आएगा क्या? नहीं बेटा, माइनस क्यों आएगा? माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि वो जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के हैं। हम जब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो चार्ज का साइन नहीं लिखते। सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। बेटा लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, बस एफ ई का वैल्यू पुट किया है। क्या तुम्हें नहीं पता एफ ई का वैल्यू क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, कंचन कर पाओगे? और सवाल दूं कि थक गए? चलो लेट्स सी, ये आपकी आई इरोडो का सवाल है। अगला सवाल करते हैं, जरा देखिएगा। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, देयर इज नो मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं, वहां पर इस तरीके से एक थ्रेड से दो पार्टिकल को बांध दिया गया और ये एंगल देखा गया, ये भी 15 डिग्री था और ये भी 15 डिग्री था। ठीक है भाई, ऐसा था, ऐसा बताया गया। अब क्या किया गया? ये है केस नंबर ए, पहला केस है। जब कहां पे थे ये बेटे? हवा में थे। जब हवा में थे तो ये रस्सियां 15 डिग्री का एंगल बना रही थी। अब इसको उठा करके एक मीडियम के अंदर रखा गया, इन मीडियम। वो मीडियम क्या है उसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जैसे उस मीडियम के अंदर हमने पूरे सिस्टम को सबमर्ज किया, तो आपको पता है सबमर्ज करने पे क्या होगा? इनके ऊपर बॉइंट फोर्सेस भी लगेंगे। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो एंगल था, ये एंगल ही नहीं चेंज हुआ, ये एंगल अभी भी 15 ही रहा। और जिस लिक्विड के अंदर हमने इसको सबमर्ज किया है, सुन लेना भाई,
जिस लिक्विड के अंदर हमने सबमर्ज किया है ना, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई 3 है, ये दिया हुआ है। लेकिन एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल आज भी 15 डिग्री है। अब तुम्हें क्या बताना है, फाइंड, क्या ये नाम सुना है तुमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? सर ने बताया होगा, इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम। बताइए, क्वेश्चन समझ आया? कुछ लोग आंसर 3 बता रहे हैं, लेकिन 3 तो गलत है। फ्री स्पेस में भी एंगल 15 डिग्री है, वर्टिकल और रस्सी के बीच का, और उस लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी भी बॉडी की 1/3 है, वहां भी एंगल 15 डिग्री है। ये एंगल चेंज ही नहीं हुआ। सोचिए, नहीं सोच पा रहे हैं? अच्छा, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। एक बात बताइएगा मुझे, जब मैं फ्री स्पेस में बात कर रहा हूं, है ना, तो वहां पर किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, वही Fe, एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा टेंशन, और ये एंगल हमें दिया है 15 डिग्री। क्या यही कहानी है बेटे? एक बात बताना, यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ tan 15 बराबर Fe बाय mg? यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यस और नो? अरे ये तो लिख सकता हूं ना भाई, ये मैं अभी फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, जब मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। लेकिन जब मैंने इसे उस लिक्विड के अंदर रखा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्या वो अभी भी Fe लगेगा या चेंज हो जाएगा? आपको पता होगा कि अब मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स चेंज हो जाता है। अब ये चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है आपको? Fe बटे एप्सिलॉन आर। यस और नो? 1/e टाइम्स चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, क्योंकि E चेंज हो गया। और क्या लगेगा? टेंशन लगेगी बेटे। और इसके अलावा और कोई एडिशनल फोर्स जो लगेगा इस समय, आप में से कोई बताना चाह रहा हूं? यस यस, there is a one more force which you have already studied in the fluid mechanics, and that is the buoyant force, and this buoyant force will be in the upward direction. और buoyant force की वैल्यू क्या होती है? रो एल इंटू वॉल्यूम इंटू जी। आपको समझ में आ रहा है रो एल की वैल्यू कितनी है? रो वी इंटू जी डिवाइडेड बाई 3। तो मुझे जल्दी से बताइए, क्या मैं buoyant force को mg/3 बोल सकता हूं? mg लग रहा है नीचे, mg/3 लग रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगा? क्या मैं बोल सकता हूं 2mg/3? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगा? Fe बाय एप्सिलॉन आर। और इधर लगी टेंशन। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? और ये एंगल अभी भी 15 डिग्री। एक बात बताना, क्या तुम यहाँ पे tan 15 की वैल्यू क्या लिखो? जल्दी बताओ, tan 15 की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि Fe बाय एप्सिलॉन आर बटे
2 mg/3 लिखोगे कि नहीं? क्योंकि अभी mg की जगह क्या लग रहा है, 2 mg/3 लग रहा है, और Fe की जगह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Fe/εr लग रहा है। तो tan थीटा बराबर हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट लिखे। क्या ये एंगल जब बराबर हैं, क्या यहां से जो मेरे पास ये इक्वेशन बनी और मेरे पास यहां से ये इक्वेशन बनी, क्या इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं? सौम्या कह रही है सर ये कैसे हुआ, समझ नहीं आया। सौम्या मुझे लगता है कि तुमने प्रीवियस क्लास सर की अटेंड नहीं करी। क्या भाइयों ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ? ये तो सर ने बताया आपको, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। मैंने तो इसीलिए आपसे कल नोट्स मंगवाए थे, इससे मुझे पता चल जाए कि कोई टॉपिक आपका मिस ना हो। दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, शायद याद आ जाए। ये देखो, ये बताया नहीं है, ये नेट फोर्स जो है वो पहले जितना लग रहा था उसका 1/εr हो जाता है। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिबिलिटी भी बोलते हैं। कुछ याद आया? इसीलिए ठीक है। अब बताओ जल्दी से, मुझे लगता है सॉल्व हो गया होगा, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं? जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/2। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शीट में भी बहुत सारे मिले। सोचिए कितने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का यूज किया गया। फ्लूइड का भी यूज हुआ, हुआ या नहीं हुआ? आपके एनएलएम के कॉन्सेप्ट्स का भी यूज हुआ, इक्विलिब्रियम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज हुआ कि मीडियम के अंदर जो नेट फोर्स है वो चेंज हो गया। क्लियर है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, मीडियम के अंदर टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब टेंशन की वैल्यू वो नहीं आएगी जो पहले आ रही थी, क्योंकि अभी टेंशन पहले इन दोनों का रिजल्टेंट था और इस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट था। तो जब सॉरी इन तीनों का, तो इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट सेम तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। आज मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज तो बस क्या है कि मैं आपको बस कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस की, जिससे क्या है कि आपका थोड़ा सा रिदम बन जाएगा मेरे साथ भी। ठीक, डिस्कशन मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी ट्रैक पे वापस से लौट आइए। ठीक है, जो भी डिस्कशन है वो मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। ठीक, कल अपन लोग कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द चीजों को बाइंड अप कर दें। आपके अगर जेई मेंस और O2 में कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज कल अपने जेई मेंस और O2 को पूरा कंप्लीट करके ही आइएगा क्लास में। ठीक, हाँ बिल्कुल, कल से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करें। बाय सर, कहाँ जा रहे हो बे आदित्य? बाय सर कर रहे हैं, बाय क्यों इतनी जल्दी? अभी तो क्लास शुरू हुई है भाई, तो भाग लिए इतनी जल्दी? मैंने ये थोड़ी बोला कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुको भाई, ठंड रखो ठंड, अभी मत भागो तुम लोग। मेरे से पहले बाय बोल दिया इन्होंने, है? अरे रुक जाओ भाई, क्या दिक्कत है? समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? कुछ दिन से आउट ऑफ ट्रैक रहा हूं तो थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे भी हो रही है पढ़ाने में। दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम देख रहे होगे लिखने में गलतियां हो रही थी मुझसे। इसलिए मैंने आज कोई नया टॉपिक नहीं उठाया, क्योंकि अभी मैं नया टॉपिक उठाता और उतनी हाई एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ा पाता तो तुम्हारा नुकसान हो जाता। सर पार्टी दे दीजिएगा, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल पार्टी तो होनी चाहिए, ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए इस बात पे तो
मैं तो खुद बोला हूँ कि भंडारा लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, नाले के किनारे टेंट लगेगा और फुल भंडारा होगा जिसमें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तुम लोग आओ, कोटा आओ, बिल्कुल कोटा आओ तुम लोग। और और वहां पे पूरा परसने का काम भी तुम्हारा ही रहेगा। जल लो, दही लो, रसमलाई लो, जो तुम्हें बांटना हो तुम बांट लेना, ठीक है। अब जोमेटो मोमेटो क्या है, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आता ना। अब तुम लोग एक जगह तो रहते नहीं हो, अब इतने सारे लोगों को जोमेटो पे कैसे इंडिविजुअली कर करके ऑर्डर हो पाएगा। रसमलाई आगरा में है कि कोटा में? कोटा में ही है भाई, ठीक है, मैं भी कोटा में ही था, ठीक है। चले सवाल कर लें। ये देखो यार, कितने भूखे लोग हो तुम लोग। आइडिया दे रहे हैं कि सर मेरा नंबर लिख लीजिए, आप इस पे गूगल पे कर दीजिएगा। मुझे ये तो पता था तुम गरीब हो, लेकिन ये नहीं पता था इतने बड़े गरीब हो। तुम तो फैल गए यहाँ कटोरा लेकर के बे। ये तो मैं जानता था तुम्हारी हरकत है। मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दोगे, कह दोगे कि सर इस पर गूगल पे कर देना। अब समझ में आ रहा है उस कटोरे का नाम सुन के तुम इतना हाईली इन्फ्लुएंस क्यों हो जाया करते थे। अब समझ पा रहा हूं मैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर समय तो हो चुका है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे फिर। हाँ, देखिएगा भाई। अच्छा, एक फंडामेंटल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये Q1 और ये Q2, ठीक है, ये अभी वैक्यूम में है। कहां पर है? वैक्यूम में, ठीक है। इस समय Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है ना वैक्यूम के अंदर, वो है 80 न्यूटन। कितना है? 80 न्यूटन, ठीक है। ये किस पे है? नेट फोर्स ऑन Q2। अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो हम कहेंगे दिस इज द नेट फोर्स ऑन Q2, ओके। अब देखना हमने क्या किया, फ्री स्पेस के बाद हमने इसे मीडियम के अंदर रख दिया, इन दोनों चार्जेस को, Q1 Q2 को। अभी भी इनके बीच का पहले ये जो गैप था ना, ये गैप पहले भी D था, और अभी भी ये गैप D है, मतलब हमने गैप को चेंज नहीं किया, हमने इन दोनों के बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं किया है, ठीक है। रो मत, रो मत, देखो देखो आंसू कैसे निकाल रहे हैं कि कब मिलेगी पार्टी। फोकस कर लो यहाँ पे, देखो सवाल पे ध्यान नहीं है उनका। अब इस समय Q2 पे जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो इस समय चेंज हो चुका है, और वो लग रहा है 10 न्यूटन। क्या है? नेट फोर्स ऑन Q2, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फाइंड ए पार्ट, फोर्स exerted by Q1 on Q2 in medium, पहला सवाल। दूसरा, फोर्स exerted by medium on Q2, and the C part, dielectric constant of the medium। जल्दी से बता दो ये सवाल। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। शशांक पूछ रहा है सर क्या क्या बनवा रहे हैं पार्टी में। मेन्यू तो तुम लोग डिसाइड करोगे ना भाई, पार्टी तुम लोगों को देनी है तो मेन्यू तो तुम लोग बताओगे कि क्या क्या खाओगे तुम एक काम करना, फॉरवर्ड कर देना मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है, कि क्या क्या बनवाया जाए। पीने की भी इंतजाम रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे भाई, ठीक है। सिर्फ खाने का नहीं, पीने का भी इंतजाम रहेगा, मुझे पता है तुम लोगों के शौक बड़े बड़े हैं। ये देखो सर, नॉनवेज भी रखना। और कोई फरमाइश?
बिल्लू कैटरिंग सर्विस, बिल्कुल बिल्लू की तरफ से फुली कैटरिंग सर्विसेज होंगी। अब आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो नेट फोर्स है वो होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। नेट फोर्स की वैल्यू 10 थी और फोर्स वैक्यूम में इतना था, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। क्या यहां से एप्सिलॉन आर की वैल्यू 8 आ जाती है आपकी? इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। फिर ये नेट फोर्स क्यों चेंज हो गया? व्हाई? क्योंकि जब आप किसी और मीडियम के अंदर रखिए तो उस मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हो, और पोलराइजेशन होने की वजह से मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एप्सिलॉन आर हमें क्या बता रहा है? ये एप्सिलॉन आर हमें बता रहा है कि कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। आपको पता है कंडक्टर्स, ये बात याद रखना, वैसे पता तो होगा शायद आप लोगों को, कंडक्टर के केस में आगे जाके हम पढ़ेंगे, कंडक्टर के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। क्योंकि उसमें पोलराइजेशन की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज इन अ कंडक्टर देयर आर एक्सेस नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स, अगर आप इन दो चार्जेस को रख देंगे और आप Q2 पे नेट फोर्स पूछेंगे, तो इन केस ऑफ कंडक्टर Q2 में नेट फोर्स 0 आ जाएगा। क्योंकि जो मीडियम है वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितना Q1 लगा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, वो उसके विपरीत दिशा में लगाएगा। इसलिए वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है भाई? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, ओके, जो भी होमवर्क होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेटेस्ट होमवर्क जो भी होगा। इसी के साथ समापन, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।